हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है पर्पल स्टाइल लैब्स। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ये बेसिकली कंपनी जो है लग्जरी लैब्स, जो स्टोर्स होते हैं, शोरूम्स वगैरह होते हैं, वो चलाती है। इस कंपनी का आईपीओ जो है वो लगभग 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आ रहा है। 575 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 4600 रुपीज़ की इन्होंने वैल्यू लगाई है। 680 करोड़ रुपीज़ उठा रहे हैं। सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। वे पैसे किस काम में लेने वाले हैं? तो नए शोरूम्स खोलने के लिए। बेसिकली ये जो शोरूम्स हैं इनको ये एक्सपीरियंस सेंटर्स बोलते हैं। अब एक्सपीरियंस सेंटर्स और शोरूम में क्या फ़र्क है? वो तो बेसिकली आपको इनके एक्सपीरियंस सेंटर में एक बार जाके पता करना पड़ेगा। तो अगर इनके हम लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ये जो दूसरे डिज़ाइनर्स होते हैं उनके जो कपड़े हैं उनको बेचने का काम करते हैं। वो ऑनलाइन के तरीके से मेनली इनका जो है आइटम्स बिकते हैं। अब मैं एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब समझ रहा हूँ कि वहाँ से आप सामान खरीद नहीं सकते हैं, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बाद में वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, फिर आपके घर पे डिलीवर होगा वो प्रोडक्ट। तो आईपीओ से पैसे उठाने के बाद में ये जो है एक्सपीरियंस सेंटर और खोलना चाहते हैं। और बाकी पैसा है मेनली ये सेल्स एंड मार्केटिंग में खर्च करना चाहते हैं, मतलब और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाए कि आप आओ। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि लेट टू लेट पीपल नो कि व्हाट वी हैव, इवन वी हैव द रबिश प्रोडक्ट एज वेल। बट ये कपड़ों के धंधे में है तो फैशन डिजाइनर्स के जो है कपड़े बेचते हैं। सो दे आर इनटू द लग्जरी प्रोडक्ट थिंग। तो इनका जो नाम है वो फेमस है, परनियाज पॉपअप शॉप। एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है भाई इस आईपीओ के माध्यम से। एंड इससे पहले मैं वो मान्यवर को ज़रूर नाम सुना है, उसके तो शॉपिंग वगैरह की हुई है, बट ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओ भाई, प्राइस देख रहे हो इनके? ये नॉर्मली 2000 के आसपास में मिल जाता है। यहाँ 52,000 का मिल रहा है। ये मुझे नहीं पता कितने का मिलता है। ये 1.5 लाख का है भाई। मैंने इनकी वेबसाइट पर चूज़ किया विमेंस का ऑप्शन, बाद में यहाँ पर चूज़ किया कि सबसे महंगा आइटम कौन सा है। यहाँ पर एक लिस्ट देखने को मिली है। लगभग 14.5 लाख रुपए का ये सेट है भाई। 14.5 लाख में 100 ग्राम सोना आ जाएगा भाई, जो अगले साल तक 20 लाख का हो जाएगा आई गेस, जिस स्पीड से भाग रहा है। सो बेसिकली ये जो है फंक्शंस वगैरह, शादी वगैरह, जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो कपड़े होते हैं बेसिकली वो बेचने का काम करते हैं। और ये कपड़े यूजुअली जो होते हैं महंगे ही होते हैं, बट इतने महंगे होते हैं ऑब्वियसली लोग खरीदते भी हैं। अब ये लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। एंड लग्जरी के बारे में एक जो बड़ी ब्रांड है जिसका नाम है शनेल, उसकी एक जो मार्केटिंग गाय था, किसी कोई औरत थी, उसने कहा था कि लग्जरी इज ए नेसेसिटी व्हेन नेसेसिटी एंड्स। हिंदी में बताऊं तो लग्जरी एक ऐसी ज़रूरत है जो ज़रूरत ख़त्म होने के बाद में चालू होती है। मुझे बड़ी ही रबिश लाइन लगती है ये, क्योंकि आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई है और उसके बाद आपने एक ज़रूरत और पाल ली, लग्जरी वाली। तो फिर आपने ज़रूरत ख़त्म ही क्यों की? पहली वाले में क्या कमी थी? फ्री होने के लिए तो हम लोग काम करते हैं ज़रूरतों से। चलो बकवास असाइड, यहाँ पर कंपनी के 14 एक्सपीरियंस सेंटर्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में 12 हैं और इंडिया के बाहर भी 2 देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग चलते हैं आरएचपी में देखने के लिए। उससे पहले अगर हम एक चीज़ और देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ लगभग 20% मालिकाना हक रह जाएगा प्रमोटर के पास। एंड अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एआईएफ्स के नाम भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वोलराडो वेंचर पार्टनर्स फंड 2, यहाँ पे सिंगुलैरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 1। ये एआईएफ्स हैं और ये अपना स्टेक इस आईपीओ के थ्रू नहीं बेच रहे हैं, आईपीओ लिस्ट होने के बाद में बेचेंगे। तो इनके ऊपर लॉक इन रहने वाला है लगभग 6 मंथ्स का। तो ये कोशिश कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर भगाने का। अब थोड़ा सा हम इनके खराब नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसकी अगर साइज देखते हैं तो लगभग 829 करोड़ रुपीज़ है। राइट, इसमें से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो नेगेटिव में है। दैट मीन्स इन ये लॉस कर रहे हैं बेसिकली। एंड रिसेंट में इन्होंने जो है अपने और नए जो मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया, एक्सपीरियंस सेंटर वगैरह खोले हैं इन्होंने। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है राइट ऑफ यूज एसेट्स देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इन्होंने किराए पे जगह ली हैं और एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलने की कोशिश की है। और सारा पैसा जो है वो बेसिकली लोन से आया है, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लीज लाइबिलिटी तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लीज पर लिया है तो लीज लाइबिलिटी तो हुई है।
एंड इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो भी इन्होंने बढ़ाई है, 112 करोड़ रुपए से 371 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। नाउ दैट्स अभी ये जो एक्सपीरियंस सेंटर वाली जो चीज़ है ये किस तरीके से निकल के आने वाली है, ऑब्वियसली वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। बट इससे पहले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यूज एक स्टैग्नेंट टाइप की सिचुएशन में, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 510 करोड़ थे 2024 में, वो डिक्लाइन हो गए उल्टा एक्सपीरियंस सेंटर खोलने से पहले, राइट। अभी इन्होंने थोड़े से और काम किया और पैसा लगाया तो 567 करोड़ तक पहुंच पाए हैं। चलो कंपनी नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जारी कर रही है, बट लेट्स सी कि कंपनी ऑपरेशनली कितना कमा रही है। अगर ऑपरेशनली भी नेगेटिव में कमा रही है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। और वहां पे भी चलो कोई इंप्रूवमेंट नजर आए तो भी हम लोग देख सकते हैं कि 3-4 साल आने वाले टाइम के अंदर में कुछ कमा ले। अभी इस फैशन मार्केट की एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो फैशन पुराना हो गया है वो उसका जो रद्दी के भाव होता है, फिर वो उसके पीछे बाद में कि किसी किसी भी फैशन डिजाइनर का नाम लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैशन आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, निकल गया उसका दिन। इसी तरीके से इनका जो इन्वेंट्री है वो बच रहा है हर साल। 2024 में देखते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका लगभग 30 करोड़ रुपीज पॉजिटिव में है। यहाँ पर लगभग 40 करोड़ अगेन पॉजिटिव में है। ये नेगेटिव नंबर है 65 करोड़ रुपीज, बट इसमें ये जो दो आइटम्स हैं फाइनेंस एंड डेप्रिसिएशन, इनको मैं वापस ऐड कर दे रहा हूँ तो जिससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाता है। और इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ने के बाद में भी कंपनी के अगर हम लोग 167 करोड़ रुपीज देखते हैं तो ये नेगेटिव में, तो इसमें अगर हम लोग ये दोनों आइटम्स ऐड करते हैं हमें लगभग 30 करोड़ का पॉजिटिव जो है एबिटा देखने को मिलता है। दैट मीन्स कंपनी ऑपरेशनली पॉजिटिव है, बट अगेन जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कंपनी का लोन है वो इनका जो है प्रॉफिट को खा रहा है और वो खाता ही जा रहा है, वो हर साल खा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज, ये भी इसको वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया था कि आप एबिटा नंबर्स पे कितना भरोसा करते हैं, तो वो कहते हैं एबिटा नंबर्स में मैं जीरो भरोसा करता हूँ, बिकॉज एबिटा के अंदर में क्या होता है ना कि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती है। तो वो बोलते हैं कि ये जो कॉस्ट है वो ऐसी कॉस्ट है कि आपको एक बार मशीनरी खराब हो गई या फिर आपका जो स्टोर है शोरूम है पुराना हो गया तो आपको रेनोवेट करवाना पड़ेगा, राइट। तो वो नया पैसा लगने वाला है वहां पर, राइट। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट हाँ उसको आप इंक्लूड ना करें तो आप ऑपरेशनली उसके अलावा अगर देखें तो आप पता कर पाएंगे कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। तो ये सुधार के लिए नंबर होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। बट स्टिल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने से पहले ना एबिटा नंबर्स को देखता है। तो एबिटा वाइज कंपनी इज प्रॉफिटेबल। बट इसके अलावा जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं कंपनी के अच्छे खासे, जैसे यहाँ पे 117 करोड़ का, यहाँ पे 122 करोड़ का, ये कॉस्ट ऐड ऑन हो रही है। अभी एक्सेप्शनल आइटम्स कौन से हैं तो लगभग 41 पॉइंट नंबर पे जाकर देखते हैं तो इन्होंने जो है ईसॉप्स वगैरह जारी कर रखे हैं तो उनका इनको पेमेंट करना पड़ रहा है बेसिकली। अब ईसॉप्स क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी में काम करते हैं उनको कंपनी शेयर्स देती है, बट ये बोलती है कि आप इनको शेयर्स को बेच पाएंगे एंड अपने अकाउंट के अंदर में खरीद पाएंगे, बेसिकली खरीद पाएंगे और बेच भी पाएंगे उसके बाद में। बट एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद में तो अब वो जो ईसॉप्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। तो पीएनएल स्टेटमेंट से हमने ये देखा कि कंपनी की जो बाकी कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है। उसके अलावा अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, वो पॉजिटिव तो है बट इंक्रीज नहीं है। दैट मीन्स ग्रोथ भी कुछ ज़्यादा खास बढ़ावा दे नहीं रही है। अब कंपनी आईपीओ के पैसों से अच्छा खासा मार्केटिंग पे खर्चा करने की कोशिश करेगी जिससे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं शायद सुधरें, जो कि अभी तक सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कंपनी कैश फ्लो की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में ही है ना। ये जो नंबर है थोड़ा सा होप लेके आ रहा है, दैट इज द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, जो कि कंपनी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बावजूद भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस साल थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। तो अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी अगर ये नंबर को अगर बढ़ा देती है, अगर डिक्रीज होते हुए अगर रेवेन्यूज बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ से तो डिक्रीज होने पे रेवेन्यू भी डिक्रीज हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू और सेल्स एंड मार्केटिंग का खर्चा डिक्रीज होने के बावजूद भी रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। तो अगर मार्केटिंग अगर और बढ़ा देती है तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो सकते हैं, कंपनी ऑपरेशनली ज़्यादा पैसा कमा सकती है, चांसेस हैं। पर बहुत जोर आएगा। अभी कंपनी के कुछ आप लोग जो एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं उनकी फोटोज वगैरह देख सकते हैं, मैनिक्विन वगैरह लगे हुए हैं। ये कंपनी का मोबाइल एप्लीकेशन और ये कंपनी की वेबसाइट जो हमने देखी भी है शुरुआत में। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि जो 2024 से 2025 के अंदर में जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आपको
रेवेन्यूज के अंदर में ये बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ हमने ज़्यादा ध्यान दिया प्रीमियम डिज़ाइनर ब्रांड्स के ऊपर में, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल जीएमवी है, ग्रोस वैल्यू है, पर पर्सन यूनिट सेल है, वो गिर गई। बिकॉज कम महंगे लोग कम आ रहे थे वहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर हमने जो है इस साल थोड़ा से चेंजेस बदलाव किए हैं, थोड़ी सी लोअर वैल्यू के जो है उन पे ध्यान देना चालू किया है। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं फिर से सुधरना चालू हो सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ें हैं, एक जो अपने कंपनी ने देखा कि कंपनी ने लोन लेके अच्छा खासा खर्चा किया, तो वो इंडिया के बाहर नए एक्सपीरियंस सेंटर्स कंपनी ने खोले न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर में। बाकी इनके नंबर्स मोस्टली जो है डिक्लाइनिंग स्टेज में ही देखने को मिल रहे हैं, या फिर एक स्टेगनेंट पोजीशन के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। बाकी कपड़े देख लो शोरूम के अंदर में, एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर में, ऑब्वियसली ये शोरूम को एक्सपीरियंस सेंटर बोल के बोलते हैं, मतलब ये इनके स्टोर्स की लोकेशंस। कंपनी को कहीं ना कहीं हम लोग जो है कंपेयर करने के लिए मान्यवर जो है उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इन्होंने जो अपनी आरएचपी है उसमें बताया है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आज के दिन नहीं है। तो मान्यवर को आज के दिन मार्केट में वैल्यू लगभग, मतलब जो रेवेन्यू कमा रही है वो लगभग 1400 करोड़ के आसपास में है, जो वैल्यू दे रखी है वो 1300 करोड़ के आसपास में दे रखी है। दैट मीन्स कि 9 के सेल्स के 9 मल्टीपल्स में वैल्यू दे रखी है। कंपनी का जो एबिटा है लगभग 45% के आसपास में है, और जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी का जो एबिटा है लगभग 5% का। क्या मान्यवर की भी हालत, जब कंपनी के रेवेन्यूज उस लेवल पे थे 500 के आसपास में, तो हालत यही थी। तो कम मान्यवर जो है लगभग 31% के आसपास में पॉजिटिव नंबर कमा रही थी। बट अगेन ये टाइम की बात है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर खर्चा वगैरह बढ़ चुका है, तो वी कैन नॉट कम्प्लीटली से कि ऐसा ही इस कंपनी के साथ में होना चाहिए था। बट अगेन जो रेवेन्यूज, जितना रेवेन्यू, मतलब यहाँ पर भी अगर जो आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी पहुंच जाएगी मान्यवर वाली वैल्यू के ऊपर में भी रेवेन्यू नंबर्स पे, तो भी लगता नहीं है कि इतना नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू एबिटा कमा पाएगी। बाकी मान्यवर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके जो रेवेन्यू नंबर्स हैं, जो टीटीएम बेसिस पे नंबर्स हैं, नेट प्रॉफिट नंबर्स, वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है नीचे गिरते गिरते वापस सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग से एक रिसर्च वीडियो बने मान्यवर पे कि क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कंपेरेटिवली आईपीओ वाली कंपनी की हालत खराब है, और उसके फ्यूचर में खराब बने रहने की उम्मीद है अभी शॉर्ट टर्म में। और कंपनी को मुझे लगता नहीं कि कुछ नजर आ रहा है, कुछ सूझ रहा है, तो वो आईपीओ लेके आ गए हैं कि चलो इस बला को पब्लिक के हत्थे चेपो। बाकी पीबी रेशियो वाइज देखा जाए तो ये कंपनी जो मान्यवर है वो 7 के रेशियो पे है, और जो आईपीओ लेके आ रही है वो भी 7-8 के पीबी रेशियो पे ही आ रही है। फाइनली हवा कैसी बन रही है, तो यहाँ पे लगभग 5% पॉजिटिव में बन रही है, जो भी अभी बनना चालू हुई 28 तारीख को, जबकि 2 दिन हो गए इसको ऑलरेडी मार्केट में प्राइस वगैरह आए हुए इस आईपीओ की। बट अभी 5% बन रही है, तो आई थिंक कुछ ज़्यादा खास हवा बन नहीं रही है। बट अगेन जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट लेने के लिए इस कंपनी के स्टॉक को भगाना पड़ेगा, और उनके पास में 6 महीने का टाइम है, तो वो 6 महीने के अंदर में कभी भगा सकते हैं। तो आप आईपीओ स्ट्रेटेजी को इसमें फॉलो करके चल सकते हैं। एंड लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बिकॉज पहले जो नंबर्स उनको देखते हुए वहाँ पर सुधार की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सो माय व्यू इज, आई थिंक, क्लियर टिल नाउ। आईपीओ स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं इफ दिस गोज अप, एंड लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर हवा बन जाती है लगभग 15-20%, तो लिस्टिंग गेन की थोड़ा बहुत हम उम्मीद कर सकते हैं देन आफ्टर, अदरवाइज उससे पहले नहीं। और लॉन्ग टर्म व्यू फिलहाल के हिसाब से वी आर नॉट मेकिंग एनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली सी यू टुमारो।